ओके, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ अनकॉमन टॉक्स। कैसे हैं मैम आप? All All good. good. ओके, तो मैम बिना किसी टाइम वेस्ट करे एक स्टार्टिंग में एक अच्छे पॉइंट को हिट करते हैं कि मैम जो फर्टिलिटी जो है बेसिकली जो एज के बाद लोग प्रेफर कर रहे हैं उसका सारा प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में आप बताएं थोड़ा सा। So पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं. So I am Dr. Akanksha Chauhan. I am Dr. Mamta Chahar, and we both are the consultant at the Milan Lima Fertility Clinic in GK. ओके So Greater Kailash 2, New Delhi. So we are in this field since more than 8 years now. And fertility आजकल बहुत hot topic है because we have seen कि over the decades now fertility बहुत decline हो गया है. पहले से लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है कंसीव होने में और लोगों के बहुत इन एंड आउट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग फर्टिलिटी. इसलिए आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज़ गुड टू entail all those questions and remove the things from the myths. सो बेसिकली फर्टिलिटी को हम जो डिफ़ाइन करते हैं या हम इनफर्टिलिटी को मैं ज़्यादा बोलती हूँ कि जो डिफ़ाइन करते हैं, आजकल इनफर्टिलिटी टर्म भी ऑब्सोलीट हो गया, हम इसको सब फर्टिलिटी बोलने लगे हैं. सो अगर 1 साल के मोर देन 1 ईयर हो गया है शादी को और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया गया है, उसके बाद भी आप कंसीव करने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, तो हम उसको सब फर्टिलिटी बोलते हैं. सो देन यू शुड सी अ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट या फिर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज या क्या हिंड्रेंसेज हैं जिसकी वजह से फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं. सो दिस इज़ अ जनरलाइज्ड फॉर एवरी वन. बट अगर एज ज़्यादा हो जाती है, फीमेल इज़ लाइक अबव 35 ईयर्स ऑफ एज, या फिर प्रीवियस कोई हिस्ट्री है सर्जरी की, एनी ओवेरियन सर्जरी फॉर द फीमेल, या फिर मेल्स में भी बचपन में कभी कोई टेस्टिकुलर ट्रॉमा हुआ है या उनकी कोई हिस्ट्री है सर्जरी की, तब आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जल्दी मिल लेना चाहिए. एंड यू शुड evaluate योर फर्टिलिटी. So this is what the fertility is. And one more thing, like if you have certain issues, like since marriage, there is some issues with the trying, like couples having issues with the intercourse. Sometimes there might be a problem with the female partners also. They have the pain during the intercourse, or the male partner have the some like ejaculatory problems. Even they people can come to us and can have a consultation without hesitation. क्योंकि ये है कि आप 1 साल तक वेट करोगे एंड देन यू फाइंड कि ठीक है प्रॉब्लम वॉज सिंस बिगिनिंग. ठीक है, तो आप डिले ना करके यू कैन कंसल्ट अर्ली एंड यू कैन लाइक talk openly about these things. These are not the, you are not the person. इस तरह के कई कपल्स होते हैं लाइक हु इज़ गोइंग थ्रू दीज ट्रामा एंड बिकॉज ऑफ द लाइक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थ्रू द गूगल और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थ्रू द पीयर ग्रुप, दे हेजिटेट टू कम आउट. उन्हें लगता है कि ठीक है, स्पेशली विद द मेल पार्टनर्स, उन्हें लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम मेरा है. लाइक दे समटाइम्स इट कम्स ऑन द ईगो, मेल ईगो ऑल्सो, दे डू नॉट कम अप. बट ऐसा नहीं है. इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड जेन्युइन प्रॉब्लम. देयर आर ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दिस. If you come like to the female like doctors, then we can sort this problem. एंड बेसिकली हर किसी चीज़ का ट्रीटमेंट कोई बहुत बड़ा नहीं है. दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी स्मॉल, कैन बी टैकल ईजिली विद स्मॉल मेथड, स्मॉल टेक्निक्स. तो ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटे बेसिस पे भी इनको सॉल्व किया जा सकता है. बट ऑफकोर्स यू शुड कम अर्ली बिकॉज फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी के लिए हमारा पहला पैरामीटर एज होता है. सो द अर्लियर यू कम, मे बी वी कैन डील और वी कैन ट्रीट इट इन द अर्लीस्ट वे. सो थोड़ा सा ना जो ब्रेक डाउन करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स को कि Okay. किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इसमें. सो इनफर्टिलिटी को हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, ठीक है. सो वी कॉल इट अ मेल इनफर्टिलिटी एंड वी कॉल इट अ फीमेल इनफर्टिलिटी. सो दो तरीके से होता है. सो यूजुअली पहले मैं इसका इंसिडेंस रेट बता देती हूँ. सो 40% इट कॉन्ट्रीब्यूट्स बाय अ मेल पार्टनर, 40% इट कंट्रीब्यूट्स बाय अ फीमेल पार्टनर, 10% वी से इट्स अ कंबाइन एंड 10% वी से इट्स अनएक्सप्लेन्ड. ठीक है. सो टोटल 4 पैरामीटर्स होते हैं. तो यूजुअली जो मेल पैरामीटर्स होते हैं उसको इवैल्यूएट करने के लिए एक सिंगल टेस्ट ही काफ़ी होता है. सो जिसको हम लोग सीमन एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है, और स्पर्म टेस्टिंग बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में. तो एक ही टेस्ट से आप 40% प्रॉब्लम को डील कर सकते हो कि हमने एक सिंगल टेस्ट करके ये पता लगा लिया कि ये मेल फैक्टर से प्रभावित है या नहीं है. सेकेंड जो टेस्ट होते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के टेस्ट होते हैं. सो वो काफ़ी सारे टेस्ट हैं जिनको हम लोग इलेबोरेट करना चाहेंगे. Like
फॉर द इफ द आई टॉक अबाउट द फीमेल पार्टनर, क्या टेस्ट करने चाहिए हमें? बेसिकली फर्स्ट तो वी आस्क फॉर द डिटेल हिस्ट्री कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रीवियस कोई हिस्ट्री तो नहीं रहा जिससे कि कोई सर्जरी का या कोई मेडिकल प्रॉब्लम. एंड रिगार्डिंग द टेस्ट फर्स्ट वी डू कि कोई बेसिक अल्ट्रासाउंड, एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड वी डू. इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर. ठीक है, उसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता. इट कैन बी डन इन एनी डे ऑफ अ साइकिल. एंड सेकेंड कुछ हार्मोन्स टेस्ट, हम ब्लड टेस्ट करते हैं. थायराइड हो गया, सीरम प्रोलैक्टिन हो गया, AMH एंटीमुलेरिन हार्मोन, जस्ट टू सी कि भाई ओवरीज में आपके एग्स की क्वालिटी कितनी है. तो वो देखने के लिए कि ठीक है क्वांटिटी वाइज ये कम तो नहीं हो रहे हैं. बिकॉज अब रिसेंट ट्रेंड क्या हो गया है, ये पॉल्यूशन कह लो या एडवांस एज कह लो, लाइफस्टाइल कह लो. AMH जो हम पहले एडवांस एजेस पे देखते थे कि अराउंड 35-40 डिक्लाइन हो रहा है. नाउ AMH कम एज पे भी बहुत सडनली ड्रास्टिकली फॉल हमें देखने को मिलता है. जो करंट ट्रेंड है, लाइक यू आर 30, यू डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ इस समय AMH काफ़ी कम होगा. बट हम लोग डे टू डे टेस्टिंग करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये है एक प्रॉब्लम है जिसको इनिशियली डील किया जाना चाहिए. इफ़ यू हैव लाइक फैमिली में कोई हिस्ट्री है, लाइक मदर को अर्ली मीनोपॉज आ गया या योर सिस्टर इज स्ट्रगलिंग विद द इनफर्टिलिटी, तो आपको भी थोड़ा इवैल्यूएशन पहले करा लेना चाहिए. एंड बेसिकली दीज आर दी बेसिक टेस्ट. और आगे हम बात करें ट्यूबल इवैल्यूएशन भी होना चाहिए, जो कि हम बेसिक टेस्ट HSG, SSG या लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी कर सकते हैं. अब आफ्टर लाइक concluding with the test and everything, taking the history, एक 2 to 3 days में we can do the whole evaluation कि what exactly problem is. and वो जब reason पता लग जाएगा then we can deal with कि ठीक है this is the problem and we have to deal with this. Sometimes the problem are very small and most of the couple can conceive naturally even without taking any treatment. 60 to 70 ज़्यादा चांसेस किसके रहते हैं? 70% तक यू कैन Natural. कंसीव नेचुरली. इट्स नॉट अबाउट कि like, आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आ रहे हो तो वो आपका IVF ही करेगा या कोई प्रोसीजर ही करेगा, ऐसा नहीं है. सम टाइम हमारे पास ऐसे कपल्स भी आते हैं, दे आर नॉट अवेयर द फर्टाइल विंडो कि कब ट्राई करना चाहिए. उनके मन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं. when we talk they talk to us तो हम उनके मिथ्स क्लियर करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम उसी लेवल पे सॉर्ट हो जाती हैं. मेनली फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको एक गाइडेड वे में आपको बताते हैं कि ठीक है दिस इज़ द टाइम यू कैन ट्राई नेचुरली. एंड प्रोबेबली हम लोग गाइड करें तो वो चांसेस, वो टाइम थोड़ा ऑप्टिमाइज हो सके. और 70% पीपल कंसीव इन अ नेचुरल वे. प्रोबेबली 30% पीपल माइट रिक्वायर सम एडवांस ट्रीटमेंट. और वो भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि भाई हमें नेचुरल ट्रीटमेंट के बाद आगे एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं. सो पैरामीटर, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारे लिए कपल में मेल और फीमेल का एज होता है, जिसमें दैट वी कंसिडर कि मेल पार्टनर का एज हमारे लिए 40 की एज के बाद उनका डिक्लाइन करता है, जो सीमन पैरामीटर्स होते हैं. बट फीमेल्स में अनफॉर्चुनेटली, स्पेशली इन इंडियन फीमेल्स, इफ वी कंपेयर द इंडियन फीमेल्स एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न काउंटर पार्ट, तो इंडियन फीमेल्स में जो हमारा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जो हमारा फर्टिलिटी पैरामीटर्स हैं, वो आफ्टर 30 डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं. एंड दे आर मोर शार्पली डिक्लाइन जब हम 35 का विंडो क्रॉस करते हैं. सो अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि फर्टिलिटी के क्या टेस्ट है. मतलब हम तो यही बोलते हैं कि आजकल मैट्रिमोनी प्रोफाइल में एक फर्टिलिटी प्रोफाइल भी ऐड कर देनी चाहिए ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई वेयर वी आर स्टैंडिंग. बाय द टाइम यू रीच अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आप इतना घूम चुके होते हो, आप अपना टाइम इतना वेस्ट कर चुके होते हो कि आप हम तक पहुंचते हो. तो अनफॉर्चुनेटली हमें भी ये बोलना पड़ता है कि नाउ द फर्टिलिटी इज डिक्लाइनिंग शार्पर, शायद ट्रीटमेंट हमें एडवांस करना पड़े. बट अगर हम एक सही टाइम, एक सही एज ग्रुप पे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, सो मे बी यू डोंट रिक्वायर एडवांस ट्रीटमेंट, यू माइट गेट द बेनिफिट फ्रॉम नेचुरल ट्रायल ओनली. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं. ऑफकोर्स आज के डेट एंड एरा में एक एज के साथ साथ आपका वर्किंग प्रोफाइल कैसा है, आपके स्ट्रेस फैक्टर्स कितने हाई हैं, आपका जो जंक फूड है, ऑफकोर्स योर फूड हैबिट्स बहुत हमें मैटर करती हैं, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, आपका वाटर इनटेक कितना अच्छा है. सो ये सब जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं. इसलिए हमारा जो फर्टिलिटी पैरामीटर्स है वो शार्पली डिक्लाइन कर रहे हैं. बाकी जो फैक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑफ कोर्स आपका शादी को कितना टाइम हो गया है, आपको ट्राई करते हुए कितना समय हो चुका है, बाकी हमारी टेस्ट के बाद हमें उसमें कितना प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, उन सब के बेसिस पे हम अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली एक कपल को एडवाइस करते हैं. जैसे टेस्ट के बाद जैसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे होता है, तो उसको डाइट से हम काफ़ी
इम्प्रूव कर सकते हैं, या किस तरीके की डाइट रखनी चाहिए उस पीरियड में? सो ऑफ कोर्स डाइट प्लेज अ मेजर रोल, है ना. सो आज के डेट एंड एरा में जहाँ पे फास्ट फूड, जंक फूड, कैंड फूड, प्रोसेस्ड फूड जहाँ पे इतनी हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक हमारे लिए फर्टिलिटी वाइज भी काफ़ी ख़राब है. सो ये सब जो फूड है, ये कहीं ना कहीं प्रोसेस फूड वगैरह जो है, ये हमारे फर्टिलिटी पैरामीटर्स को फास्टर डिक्लाइन कर रहे हैं. स्पेशली ये सब चीज़ें मेल पैरामीटर्स को भी काफ़ी इफेक्ट करती हैं. जो मेल स्पर्म्स जो होते हैं हमारे, उसकी मोटिलिटी जो होती है, उसका शेप जो होता है, जो मॉर्फोलॉजी हम बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट करती है. सो जो हमारे खाने के पैरामीटर्स हैं, अगर हम उसमें टाइम से खाना खाएं, हम एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम लोग ऐड करें, सो रेगुलर वर्कआउट करें. ऑफ कोर्स जितना आप स्ट्रेस, ऑफ कोर्स बोलने वाली बातें हैं, बट स्ट्रेस जितना कम कर सकते हैं, जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है. कई बार हमारे पास कपल आता है, दे आर वर्किंग दैट वे कि हस्बैंड इज वर्किंग इन द नाइट एंड वाइफ इज वर्किंग इन अ डे, तो दे कम डायरेक्टली टू अस. वो बोलते हैं कि मैडम बच्चा तो नहीं हो रहा क्योंकि हमारा टाइम ही नहीं मैच हो रहा, तो आप ही कर दो. तो दे हैव टू मच ऑफ स्ट्रेस नाउ अडेज. सो कहीं ना कहीं इनको ओवरकम करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा. एंड प्रोबेबली दीज आर द थिंग्स विच मैटर टू अस. अगर आप इसको मतलब इसको आप देखोगे, आप इसको करेक्ट करोगे, तो होपफुली वी शुड डू समथिंग बेटर फॉर यू. तो इवन लाइक डाइट में है, जैसे वी सेज कि ठीक है, वेजिटेरियन जो डाइट है, इट प्रोवाइड्स द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट दैट वी गिव बाय द मेडिसिन एक्चुअली. लाइक फिश ऑयल हो गया, फिश है नेचुरल, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, या आप रॉ वेजिटेबल्स खा रहे हो उसमें है. एंड योगा है आपका, जो है वॉकिंग है, इवन योगा के लिए साइंटिफिक स्टडीज आर बीइंग डन. दे से कि देयर इज अ पॉजिटिव रिजल्ट ऑन द फर्टिलिटी एस्पेक्ट एक्चुअली. एक चीज़ और थी कि इसमें कि ऑन टाइम डिलीवरी होने के कुछ चांसेस रहते हैं, या आगे पीछे चला जाता है? सो देखो, पहली बात तो जो फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी जो कपल्स हैं, व्हेन दे आर गोइंग फॉर द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, तो मेन रीजन IVF प्रोसीजर से ज़्यादा यूजुअली दे हैव सम प्रॉब्लम, राइट. दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस ट्रीटमेंट. सो कई बार क्योंकि हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट इज़ आर्टिफिशियली सपोर्टेड, एंड देन उसके बाद प्रेगनेंसी हो. कई बार ऐसा होता है कि जो फर्टिलिटी पेशेंट्स हैं, उनका यूट्रस समटाइम्स सपोर्ट डिमांड करता है, तो वो सब के चलते उनको एक्स्ट्रा मेडिसिन चाहिए होती हैं, एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है. बट अगर गाइडेड वे में उनको प्रॉपर केयर मिले, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, तो यूजुअली दे रीच टिल 40 वीक्स विच इज़ कॉल्ड अ टर्म प्रेगनेंसी. तो वहाँ तक वो लोग खिंच जाते हैं. बट कभी कभी ऑफकोर्स फॉर एनी प्रेगनेंसी विच इज़ प्रेशियस, विच इज़ बाय ट्रीटमेंट, वो कभी कभी हमें अर्ली डिलीवर करनी पड़ती है, बिकॉज समटाइम्स पेशेंट्स के इशूज़ होते हैं. लाइक पेशेंट्स हाइपरटेंसिव है, पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम है. उन केसेस में कई बार हमें डिलीवरी जल्दी कंडक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रीटमेंट्स की प्रेशियसनेस इतनी ज़्यादा है, प्रेगनेंसी की प्रेशियसनेस इतनी ज़्यादा है कि प्रीटर्म डिलीवरीज होती हैं कई बार. एंड मे बी, बट आजकल हम इतनी एडवांस ट्रीटमेंट में है कि निकू फैसिलिटीज़, जो हमारी नर्सरी फैसिलिटीज़ है, वो इतनी अच्छी हैं कि अगर जल्दी डिलीवरी हो भी जाती है, सो बेबी कैन बी सर्वाइव्ड ईजिली. सो ऐसे वो बहुत बड़ी चैलेंजेस नहीं रह गए हैं अब. सो इफ़ डन विद द प्रॉपर केयर इन प्रॉपर हैंड्स, तो यूजुअली प्रेगनेंसीज टर्म तक खिंचती हैं, ऐसे कोई बहुत चैलेंजेस नहीं आते हैं. अच्छा मैम, तो फिर मैम ये इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि किस एज तक ये पॉसिबल है, और किस किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं फिर? एक्चुअली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं हम, IVF से कौन बेनिफिट हो सकता है, तो इट कैन बी बेनिफिटेड एट एनी एज बेसिकली. बट एज पर आर इंडियन लॉ, जो हमारा ART एक्ट कहता है, उसके लिए उन्होंने मिनिमम और एक मैक्सिमम एज क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है. द फीमेल हु इज़ ऑप्टिंग फॉर द सेल्फ IVF, लाइक अपने खुद के एग से IVF कराना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने एज, मिनिमम एज डिफाइन की है 21 ईयर, एंड द मैक्सिमम एज डिफाइन की है 50 ईयर्स. ओके, एंड द फॉर द मेल पार्टनर इट इज़ 21 एंड द 55. उसके बियॉन्ड आप ये प्रोसीजर अवेल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक इन माई ओपिनियन इट्स जस्टिफाइबल टू डिफाइन दीज एजेस. क्योंकि क्या होता है कि लाइक मैंने जैसे कहा कि IVF से आप प्रेगनेंसी कभी भी अचीव कर सकते हो, एक बच्चा अपने पास ला सकते हो. बट इफ़ यू आर 70-75 ईयर्स, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है उसके बाद में? बच्चा तो आ गया, इन केस आपको कुछ हो जाता है, हु विल टेक केयर दैट चाइल्ड?
So these criteria is being made by our government and it should be like followed by पेशेंट्स everyone. आते हैं आपके पास इससे जी ज़्यादा हाँ, एज के? पेशेंट लाइक हर एज ग्रुप का हमारे साथ डील करता है, बट पेशेंट अपनी डिमांड के साथ आता है. पेशेंट को लॉस के बारे में जानकारी नहीं है, पेशेंट को सही गलत की जानकारी नहीं है, उसको डिफाइन करना, उसको सही डायरेक्शन देना हमारा काम है एक्चुअली बेसिकली. सो वी सेज कि दिस इज़ दी, इवन समटाइम पेशेंट कहता है कि ठीक है आज मेरी एज 46-47 है, मैं 2-3 साल बाद आऊँगा ट्रीटमेंट कराने के लिए बिकॉज ऑफ एनी रीजन. तो उसी समय हम डिफाइन कर देते हैं कि दिस इज़ द एज लिमिट, उसके बियॉन्ड वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू. बट समटाइम्स लाइक आफ्टर 40, अगर हम स्पेशली 40 के बाद वाला एज ग्रुप लें तो कई बार दे कम टू अस, वी डू द टेस्टिंग, तो कई बार जो एग की क्वालिटी है वो बहुत वीक है या पेशेंट टूवर्ड्स मेनोपॉज मूव कर रहे हैं. सो इवन आफ्टर मेनोपॉज हम IVF कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स उनके खुद के एग्स इतने वीक हैं या फिर ऑलमोस्ट वो डिक्लाइन हो चुके हैं कि वो सेल्फ साइकिल IVF ना कर पाएँ. तो ऐसी सिचुएशंस में डोनर एग IVF किया जाता है. सो मतलब इट इज़ लीगली पॉसिबल और ये लीगली किया जाता है. इसके लिए डोनर बैंक्स हैं जो हमें डोनर स्पर्म्स और डोनर एग्स प्रोवाइड करते हैं. थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ उसके हाँ, बारे में. सो बेसिकली गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ART बैंक्स है. सो ART बैंक्स में जो लड़कियां जिनकी एज ग्रुप, जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया, उन्होंने 23 साल से 35 साल का एज ग्रुप डिफाइन किया है डोनर गर्ल्स के लिए. उनका ये क्राइटेरिया है कि भाई वो इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, दे हैव बीन मैरिड, एटलीस्ट उनका खुद का एक बच्चा होना चाहिए, तो वो डोनेट कर सकती हैं एग्स. बेसिकली एक बच्चे का क्राइटेरिया बाय गवर्नमेंट नहीं है, बट ऑफकोर्स दैट इज़ अ साइन ऑफ अ फर्टिलिटी प्रूवन. तो वो हम चाहते हैं कि ऐसी हों, और वो थ्रू बैंक आती हैं, जो रजिस्टर्ड बैंक हैं. वो आपके लिए अनोनिमस होती हैं, आपको नहीं पता है कि कौन आपके लिए डोनेट कर रहा है. इसमें कोई मतलब बेसिकली इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होता. अपनी विश से ये डोनर्स आके डोनेट करती हैं एग्स. इसी तरह से स्पर्म डोनर्स भी होते हैं जो आके बैंक्स में अपने स्पर्म डोनेट करते हैं. वहाँ पे इन स्पर्म्स को फ्रीज कर दिया जाता है. तो लीगली फैमिली को कोई अथॉरिटी नहीं होती उनसे मिलने की या? बाय द रीसेंट लॉ, जो अभी ART का लॉ 2022 में डिफाइन किया गया है, इसके पहले तक जो लॉ था उसमें नॉन डोनर का प्रोविजन नहीं था. ऐसा कोई नहीं होता था कि कई बार फैमिलीज में कोई आके अपने लिए डोनेट कर सके. बट नाउ दे हैव एडेड अ नॉन डोनर प्रोविजन. अब आप ART बैंक के थ्रू अपना कोई जानने वाला भी ला सकते हैं, वो आपके लिए अपने एग्स या अपने स्पर्म्स डोनेट कर सकता है. बट उसमें प्रॉपर पेपर वर्क के थ्रू आएगा, प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आएगा. इलीगली ऑब्वियसली हम नहीं लेते और कोई भी नहीं लेना चाहता, बट लीगली दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल टू डू. But like if we are taking some donor which is not known to the family members, then we don't reveal any identity to the Couple. like neither to the couple, neither to the donor, because I think it's the privacy for the donor as well. So we don't reveal. And that's legally also not allowed. So if the some family member is coming like their relative, then it's allowed. Then they can. इंडिया में इसकी क्या कॉस्ट है? सो जो एक सेल्फ साइकिल IVF होता है वो लगभग इंडिया में 1.5 लाख से 2.5 लाख कॉस्ट करता है एज पर द सेंटर. सो ये जो इतनी हाई कॉस्टिंग जाती है IVF प्रोसीजर की, वो इसलिए जाती है क्योंकि इसमें इंजेक्शंस लगते हैं. जो जब हम एग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके लिए प्रोसीजर जो ये होता है, मैं एक थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में बता देती हूँ कि कैसे ये प्रोसीजर किया जाता है. सो यूजुअली ये प्रोसीजर करने के लिए पेशेंट को हम लोग अपने पास Day 2 पे या Day 3 पे अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं. सो हम फीमेल पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको हम ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जो डॉक्टर ममता ने भी बताया था. हम ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करके एक बार ओवरीज को चेक करते हैं, यूट्रस को चेक करते हैं, ग्रॉसली हम देखते हैं कि भाई पेल्विक हेल्थ कैसी है फीमेल की. और अगर हमें एग्स का साइज एक सिंक्रोनस लगता है, मतलब एक जैसा दिखता है, तो हम अपनी साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं. सो उसमें डेली इंजेक्शंस लगते हैं पेशेंट को 10 से 12 दिन के लिए. ये जो इंजेक्शंस लगाते हैं हम लोग, ये हमारे फॉलिकल्स दिखते हैं हमें अल्ट्रासाउंड पे, जिसमें माइक्रोस्कोपिक अंडा होता है, एग होता है, वो हमें नहीं दिखता. बट जो फॉलिकल्स दिखते हैं उसके साइज को हम मॉनिटर करते हैं. सो 10 से 12 दिन डेली जो इंजेक्शंस लगते हैं, इनकी कॉस्ट इज़ अराउंड 70,000-80,000. इसलिए ये प्रोसीजर कॉस्टली हो जाता है. दीज इंजेक्शंस आर हाईली प्यूरिफाइड इंजेक्शंस, दीज इंजेक्शंस आर हार्मोनल इंजेक्शंस. इनका कोल्ड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी उसका इफेक्ट अच्छे से आता है. इसलिए ये प्रोसीजर कॉस्टली हो जाता है. 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगने के बाद जब फॉलिकल्स का साइज एक सर्टेन लेवल रीच कर जाता है, जब हमें लगता है कि नहीं अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं,
तब इस प्रोसीजर के लिए पेशेंट को एक शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थीसिया देके, इट्स जस्ट 15 मिनट का प्रोसीजर, शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थीसिया दिया जाता है। वजाइनली हम लोग एग्स को बाहर निकाल लेते हैं। सो पेशेंट की बॉडी पे कोई कट नहीं आता, कोई कहीं पे कुछ निशान नहीं रहता, हम लोग वजाइनली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 15-20 मिनट में प्रोसीजर हो जाता है। पेशेंट 2 से 3 घंटे बाद एनेस्थीसिया के घर जा सकता है। सो इट इज़ जस्ट अ डे केयर प्रोसीजर। सो इसमें कोई पेन नहीं होता, ऐसा कोई मेजर सर्जरी नहीं होता, ऐसा कोई हेल्थ हज़ार्ड नहीं होता, बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है। सो कोई रिस्क नहीं है इस प्रोसीजर में। इसके बाद एक बार हमारे पास एग्स आ जाते हैं, उसको हम अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे देते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग्स को स्क्रीन करता है लैब में, जो IVF लैब होती है। सेम टाइम पे हस्बैंड अपना स्पर्म देता है। तो हस्बैंड के जो सीमेन होता है उसमें से हम स्पर्म्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हेल्दी स्पर्म्स निकाल के, हेल्दी एग्स निकाल के उसको फर्टिलाइज किया जाता है, उनको आपस में मिलाया जाता है, जिससे हम एम्ब्रियोज को क्रिएट करते हैं। एम्ब्रियोज को फिर हम लोग लैब में ग्रो करते हैं। 3 से 5 दिन के प्रोसीजर होते हैं एम्ब्रियो को ग्रो करने का लैब में। एक बार एम्ब्रियोज ग्रो हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग पेशेंट को नीचे के रास्ते से विदाउट एनेस्थीसिया, उसके लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, बहुत पतले से पाइप से वापस से एम्ब्रियोज को उठा के बच्चेदानी में रख देते हैं। जो हमें अच्छे एम्ब्रियोज दिखते हैं, जो हमें दिखते हैं कि ये पोटेंशियली हमें बेबी दे सकते हैं, वो एम्ब्रियोज को हम अंदर बच्चेदानी में रख देते हैं। एंड देन इवेंचुअली 12 से 15 दिन बाद हम लोग पेशेंट का टेस्ट करा देते हैं, ब्लड टेस्ट, जिस पे प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। जो डेली ऑफिशियल विमेन है, जो वर्किंग विद फीमेल्स हैं, वो भी अपने ऑफिस जाते जाते ये प्रोसीजर करा सकती हैं। ऐसे कोई इस प्रोसीजर के लिए कोई बेड रेस्ट या बहुत ज़्यादा कुछ छुट्टियों की या लीव की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। पीपल कैन डू जिनके इन अ स्केड्यूल काफ़ी बिजी हैं लाइफ में, तो करेक्ट, वो दे कैन हाँ कर ऑल्सो गो सकते हैं। ईजिली। सो ऐसा कोई टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं है। Sometime like female ask कि ठीक है मैम, for this pregnancy issues I want to leave my job because मैं अपना टाइम नहीं दे पाती हूँ, मेरे शेड्यूल्स प्रॉपर नहीं है। बट माई एडवाइस टू दोज लाइक पेशेंट्स कि प्लीज़ डोंट लीव द जॉब, बिकॉज इसके लिए आपको जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन वी डू दी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, लाइक आपका एम्ब्रियो डाल भी देते हैं। आफ्टर 1 or 2 days रेस्ट यू कैन रिज्यूम योर वर्क एज यू आर डूइंग। तो इवन क्योंकि लाइक यू आर वर्किंग एंड आई विल आस्क कि ठीक है आपको घर पे बैठना ही है, तो आप सिर्फ इसी प्रॉब्लम के बारे में लाइक सोचोगे, कुछ रिक्रिएशनल नहीं करोगे, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। दैट विल इंक्रीज योर स्ट्रेस लेवल। द स्ट्रेस में इम्पैक्ट योर रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग ऑन अ वर्क। 2024 में तो फिर अभी तक इसकी कितनी ग्रोथ हुई है, मतलब कितने क्लिनिक्स हैं हमारी कंट्री में जो इस को? देखो एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो बताना देखिए डिफ़िकल्ट है, बट लाइक इफ़ आई वी टॉक अबाउट द लाइक पास्ट 4-5 years की यदि हम बात करें, तो द क्लिनिक्स हैज़ ग्रोन अ लॉट। ठीक है ना, काफ़ी लाइक नंबर्स में इंक्रीज़ हुआ है। नोएडा में भी है, जैसे कि काफ़ी नंबर्स इंक्रीज़ हो गए हैं। दे आर गिविंग बेनिफिट्स टू द पेशेंट। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी लाइक ग्रो करी है। वन लाइक WHO का क्राइटेरिया जो वर्ल्ड वाइड कहता है 1 in every 6 women इज़ इनफर्टाइल लाइक कपल। तो इसके लिए नीड बढ़ी है, तो ऑफ कोर्स हमारे फर्टिलिटी क्लिनिक्स की नंबर्स भी बढ़े लोगों हैं। का नंबर बढ़ गया है, कपल सफरिंग फ्रॉम फर्टिलिटी बढ़ गए हैं, इनफर्टिलिटी। एंड बेसिकली लोगों ने इस इशू को एड्रेस करना शुरू किया है। सो अब लोगों को, मतलब पहले लोग इस इशू के बारे में वोकल नहीं थे, लोग बात नहीं करना चाहते थे, लोग ट्रीटमेंट कराने के बाद भी इसको कोई डिस्क्लोज नहीं करता था। बट अब आप इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में घुसेंगे तो बहुत भीड़ है, एंड पीपल कम डायरेक्टली टू द फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। रीज़न बीइंग कि लोगों ने इस चीज़ को अब समझना शुरू कर दिया है कि ये कोई अनयूजुअल हेल्थ इशू नहीं है। दिस इज, जैसे लोगों को खांसी जुकाम बुखार होता है, वैसे ये एक प्रॉब्लम है Natural. जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए, एंड जिसका ट्रीटमेंट एक ईजी वे में पॉसिबल है। सो ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं है। अगर सही टाइम पे सही जगह पे ट्रीटमेंट लिया जाता है, द रिजल्ट्स आर वेरी गुड एंड अर्ली। सो दैट इज ओनली थिंग। सो पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस इशू नाउ। किस कंडीशंस में कपल को बेसिकली इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहिए? जैसे कि अभी हमने देखा कि पंजाब में एक सिंगर की मदर को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी लीगली। तो उसके बारे में बताओ कि किस, मतलब वो क्या कंडीशन है जिसके चक्कर में इस रिस्क नहीं लेना चाहिए इस चीज़ का? बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि जो हमारा लॉ हमें परमिट ना करे, भाई आपसे कोई भी फॉल्स प्रॉमिस भी करता है कि ठीक है हम लोग कर देंगे, यू शुड नॉट इंडल्ज इन दोज थिंग। देयर आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस, स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। अगर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली चीज़ चल रही हैं, फिर उसके बाद किस तरीके की यदि चीज़ें यदि आप गाइडलाइन के थ्रू जाते हो,
the doctor who is like suggesting you for the IVF, आपको IVF के बारे में सजेस्ट करता है या कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है, तो वो आपका ना प्रॉपर मेडिकल हेल्थ चेकअप भी करते हैं. दे से कि वेदर यू आर सेफ टू कैरी दिस प्रोसीजर और यू आर सेफ टू कैरी दिस प्रेगनेंसी एज वेल. किसी फीमेल पेशेंट को हो सकता है कुछ मेडिकल इश्यूज़ हों जिसमें हम फिटनेस सर्टिफिकेट्स भी लेते हैं. लाइक किसी को किडनी का कोई प्रॉब्लम हो गया. मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी इज़ अ वन थिंग, विमेन का हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द कैरिंग अ प्रेगनेंसी. तो मैं उसके लिए उनसे एक यूरोलॉजिस्ट से एक प्रॉपर फिटनेस लेंगे कि ठीक है पेशेंट के लिए प्रेगनेंसी कैरी करना सेफ़ है या नहीं है. तो वो यदि वो सब चीज़ें हमें हैं, कोई कार्डियक इश्यूज़ तो नहीं है, वो सब एड्रेस करते ही हम आगे के लिए बढ़ते हैं कि ठीक है ये कंडीशन है. क्योंकि हमारा एम सिर्फ प्रेगनेंसी देना नहीं है, प्रेगनेंसी को पूरे 9 मंथ्स तक कैरी कराना, एक हेल्दी बेबी डिलीवर करना और मदर को भी सेफ रखना है. इट्स नॉट अबाउट कि ठीक है हमने पेशेंट की प्रेगनेंसी अचीव कर दी, वी आर हैप्पी. वी आर नॉट हैप्पी टिल बेबी एंड द मदर बोथ वो आर सेफ. पूरा टाइम पीरियड में Yes. तो वो चेकअप्स एंड आई मीन यू कैन नॉट से 100% टू एवरीथिंग कि ठीक है क्या फ्यूचर होगा, बट एटलीस्ट वी विल सर्टेन कि ठीक है इस लेवल पे जब मैं एक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रही हूँ उस लेवल पे दे शुड बी द कपल शुड बी मेडिकली फिट. वो चीज़ें हम असरटेन करते हैं कि कुछ ऐसा हेल्थ इश्यूज़ नहीं होना चाहिए जो आगे जाके कपल को प्रॉब्लम करना चाहिए. कभी इस तरीके का भी कोई इंसिडेंट हुआ कि आपको लोग ज़्यादा मनी ऑफर कर रहे हैं कि आप इनलीगली इस चीज़ को हैंडल कर लो? कई बार जैसे होता है, क्योंकि क्या होता है जब मुझे किसी चीज़ की नीड है एट द सर्टेन पॉइंट आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, क्योंकि वो आपकी उस स्टेज की रिक्वायरमेंट होती है कि ठीक है मुझे ये मिल गया तो मेरी लाइफ के सारे चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे. बट ये डिमांड आती है कपल की तरफ से, बट उसको ऑफर्स इस तरीके हर तरीके के आते हैं, हर तरीके के कपल्स ऑफर करते हैं कि ठीक है मेरा एज है कि नहीं प्लीज़ कर दीजिए. बट वो करना नहीं करना ये हमें उनको गाइड करना है, क्योंकि आपको अपने हिसाब से चलना है कि कपल को नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है. आप उनको गाइड करोगे नहीं दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए नोबडी कैन नो. तो डू नॉट इंडल्ज ऑन लाइक इन दीज थिंग्स. अब ये मनी ऑफरिंग के लिए सबसे कॉमनली हम लोगों के पास लोग आते हैं, लोग बोलते हैं कि लाइक वी हैव अ गर्ल चाइल्ड बिफोर एंड वी वांट अ मेल चाइल्ड. सो उनको ये लगता है कि आप पैसे ले लीजिए और हमें मेल चाइल्ड दे दीजिए, हमें बता दीजिए. तो दिस इज वेरी कॉमन विच वी फेस. बट ऑफ कोर्स और आजकल एक नई टर्म लोगों ने मार्केट में निकाली, इट्स कॉल्ड फैमिली बैलेंसिंग. सो उन्होंने इसको बहुत एक ईज आउट टर्म दे दिया है कि भाई हमारे पास एक बेटी है, हमें एक बेटा चाहिए. और उनको ऐसा लगता है कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को स्पर्म देख के या एग्स देख के ये समझ आ जाता है कि भाई ये XX है कि ये XY है. सो वी वांट टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस नोट कि ऐसा लैब में हमें फर्टिलाइज करते हुए या एग्स देख के या स्पर्म देख के हमें कुछ कंक्लूड नहीं होता कि वेदर इट्स XX और XY. पहली चीज़ कंक्लूड नहीं होता. दूसरी चीज़ ये लीगल नहीं है इंडिया में. इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज इलीगल. ये क्लियर, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस. तो ये ये हम करना चाहते भी नहीं है, ना हम इसको प्रमोट करते हैं. सो जो लोग ये सोच के फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आते हैं या IVF कराना चाहते हैं कि शायद इससे बॉय हो जाएगा, तो वो टोटली गलत चीज़ है और इसको ना इनकरेज करना चाहिए, ना ही ये कर सकते हैं. सो अब्रॉड में दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ फीजिबल बिकॉज उनका लॉ इस चीज़ को अलाउ करता है. बट एज अ क्लिनिशियन वी डोंट प्रमोट दिस. कोई कैजुअलिटी होने के चांसेस हैं? अदरवाइज मेडिकली अगर हम खाली IVF प्रोसीजर की बात करें और फीमेल इज़ हेल्दी, मेल इज़ हेल्दी, अदरवाइज कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है, सो यूजुअली दीज प्रोसीजर्स आर 99.9% सेफ. See, it is like, yeah, so साइंस है 100% कोई प्रोसीजर सेफ नहीं होता, उसके 0.1001% रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. बट यूजुअली इफ वी टॉक अबाउट इट, इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर जो बहुत चैलेंजिंग भी नहीं है और इजी प्रोसीजर है. तो ऐसा कोई हेल्थ हजार्ड नहीं है इसके साथ. इफ डन इन अ प्रॉपर गाइडेंस. यस, अगर डन विद एक्सपर्टीज हैंड, प्रॉपर गाइडेंस, तो ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है. इंडिया में क्या इस चीज़ का मतलब एक जो विजन पर्टिकुलर एक फैशन के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि सिलेब्स करवा रहे हैं सेम चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें अभी एक फ्लो में वर्क कर रही है, तो एज अ फैशन लेके इस चीज़ को सो सी मतलब ऑफ कोर्स नाउ अडेज हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि सरोगेसी की किसी ने
या फिर किसी ने अपने एग्स को फ्रीज किया और बाद में यूज़ किया. सो ऑफ कोर्स ये सारी टर्म्स हम सेलिब्रिटीज़ के थ्रू सुनते हैं. बट एज अ फैशन आई डोंट थिंक सो कोई भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इसको प्रमोट करता है, या कपल आता है तो कोई फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट सिर्फ इसलिए करता है बिकॉज उसको ये सिर्फ करना है. सो देर आर सर्टेन इंडिकेशंस ऑफ डूइंग एनी प्रोसीजर. अगर भाई काफ़ी लोग हमारे पास ये आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम डे टू डे लाइफ में बच्चा नहीं कैरी कर सकते, इसलिए आप हमारी सरोगेसी कर दो. सो ऐसा बिल्कुल नहीं होता. सरोगेसी के भी अपने लीगल लॉज हैं, लीगल टर्म्स हैं कि किस कपल को सरोगेसी की ज़रूरत है. सो अगर किसी का पहले एक नॉर्मल हेल्दी बच्चा है तो वो आगे एक सरोगेसी नहीं ऑप्ट कर सकता. बाई चांस किसी का यूट्रस हेल्दी है, ट्यूब्स हेल्दी है, ओवरीज हेल्दी है एंड दे कैन कंसीव नेचुरली, उस केस में भी सरोगेसी नहीं की जाती. अगर देर इज़ सम प्रॉब्लम इन द यूट्रस या कोई मदर को ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं जिससे वो प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकती 9 महीने के लिए, उस कंडीशन में सरोगेसी को हम कर सकते हैं विद द प्रॉपर लीगल चैनल. उसके लिए भी आपको डॉक्टर आपका फिटनेस देगा कि भाई आप सरोगेसी क्यों करना आपको करवाना है. गवर्नमेंट लॉ के थ्रू हम लोग उसका अप्रूवल लेंगे कि भाई सरोगेसी जो की जा रही है वो एक डेफिनेट मेडिकल कंडीशन के चलते की जा रही है. बाकी एग फ्रीजिंग पे बेसिकली एग फ्रीजिंग का फैशन तो नहीं कहेंगे कि फैशन है, लेकिन बिकॉज ऑफ दी सेलिब्रिटीज़ जो आपने बात कही, उसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस ज़रूर आई है. क्योंकि शायद मैं एक आम पब्लिक या मैं किसी को बोलूँगी तो लोगों को इम्पैक्ट इतना जल्दी नहीं करता है. बट इस बॉलीवुड से पीपल आर गेटिंग वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड कि ठीक है उन्होंने किया है तो दिस ऑप्शन इज़ अवेलेबल. सोशल मीडिया पे लोग इतने कनेक्टेड हैं, तो जब लोगों की अप्रोचेबिलिटी बढ़ जाती है तो लोगों में अच्छा ये टर्म समझ में आता है कि दिस ऑप्शन इज़ अवेलेबल एक्चुअली, कि ठीक है व्हाट इज़ एग्जैक्टली इज़ द एग फ्रीजिंग. एग फ्रीजिंग में हम एग्स को फ्रीज़ करते हैं, उसको स्पर्म से नहीं फर्टिलाइज नहीं करते हैं. This can be done, any women can do this procedure. Sometime जैसे young females हैं जो कि आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, they don't want to plan their pregnancy but they know कि ठीक है शायद मैं 40 साल के बाद शादी करूँगी, हो सकता है मेरी फर्टिलिटी ना रहे उस समय, there will be no egg in my ovary. तो ठीक है उनको ये पता है कि ठीक है egg freezing is a concept, तो दे गो फॉर दी कि ठीक है मेरे एग्स फ्रीज कर लो. जब मैं फैमिली अपनी प्लान करूँगी, इफ़ आई फाइंड सम डिफिकल्टी इन कंसीविंग तो आई यूज़ माई दीज एग एंड विल मेक अन एम्ब्रियो और बेबी एंड उसको मैं अपने यूट्रस में प्लांट करूँ. कितने टाइम पीरियड तक हम फ्रीज? एक्चुअली इंडियन लॉ हमें 10 साल तक अलाउ करता है, उसके बाद हमें परमिशन आगे फॉरवर्ड करनी है. दोनों जेंडर्स में? दोनों में, या मेल स्पर्म भी आप फ्रीज कर सकते हो और एग्स भी फ्रीज कर सकते हो. स्पेशली जो यंग चाइल्डहुड कैंसर्स होते हैं, इवन जैसे जिसमें ओवरीज निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत हो सकती है जिसमें लगता है कि ठीक है एग और स्पर्म डैमेज हो सकते हैं, तो इनमें इनको पहले ही फ्रीज कर लिया जाता है दैट यू कैन यूज़ लेटर ऑन. ठीक है, तो दिस इज दी सर्कमस्टांसेस है जिसमें कि हम लोग इनको है, या कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जिसमें लगता है कि ठीक है ओवरीज ही निकल जाएगी या डैमेज हो जाएगी, क्योंकि हर कोई अपना लेटर ऑन बायोलॉजिकल चाइल्ड चाहता है. तो दिस इज दी अवेलेबल ऑप्शन है. मतलब बहुत सारी सर्जरीज हैं, सिस सर्जरीज हैं, उसमें कई बार ओवरी इतनी डैमेज हो जाती है कि आपको लगता है कि शायद हम पहले फ्रीज करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 10 साल से ज़्यादा की भी परमिशन, जैसे जब स्पेशली जो चाइल्डहुड कैंसर्स हैं उसमें क्योंकि माइनर होते हैं तो उसमें पेरेंट की कंसेंट लगती है, दे कैन बी केप्ट फ्रोजन फॉर अ लॉन्ग ईयर्स. एक बार फ्रीज करने के बाद गैमीट्स ऐसे के ऐसे ही फ्रीज हो जाते हैं, चाहे आप 10 साल रखो, चाहे 20 साल रखो, चाहे 50 साल रखो. सो उसके बाद जब हम थॉ करेंगे 10 साल बाद या 20 साल बाद, जितना भी हमें परमिटेड है, तो वैसे के वैसे ही उसमें निकलते हैं ऑलमोस्ट जैसे हम उसको फ्रीज करते हैं. सो इसमें कोई हज़ार्ड नहीं है, रादर इट्स अ बून फॉर द पीपल कि अगर दे मतलब आजकल इवन फीमेल्स आर करियर ओरिएंटेड, सो वेन एवर दे वॉन्ट टू प्लान देयर फैमिली, ये उनको एक मतलब उनके लिए बून है कि भाई उनके हाथ में अथॉरिटी है कि वो अपनी फैमिली प्लानिंग 40 के बाद भी कर सकते हैं. ऐसे कोई इट्स नॉट कंपल्सरी टू हैव द फैमिली एट 30, इवन आफ्टर 40 इट्स वेरी मच फीजिबल एंड पॉसिबल. It's a fertility preservation basically. Like we are ensuring something for us. हम अपने fertility को insure कर रहे हैं कि उसको हम आज जैसे even my age to patient का age आज 30 years है, they are planning the fertility at the age of 40. But जो उनका जो child है या egg का age will be 30. तो quality of the egg will be 30 of age. It won't be the 40 वाला age. तो quality wise they are better.
ओके। ठीक है, क्योंकि भले आपकी एज एडवांस हो गई है, क्योंकि जैसे पहले भी बताया कि फर्टिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज़ एज। जैसे जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो मदर की एज के साथ एडवांस हो जाती है, लाइक डाउन सिंड्रोम वगैरह है, लाइक मेंटल चैलेंजेस बच्चों में जो आते हैं, ऑटिज्म के जो चेंजेस आते हैं, ये एज के साथ समहाउ रिलेटेड होते हैं। बट दीज चेंजेस लाइक आपने प्रिजर्व कराया है तो और यू वांट टू प्लान, तो दीज थिंग कैन बी इवन विद सॉर्ट द आउट। एडवांस्ड मेल एज, ये ऑटिज्म और ये प्रॉब्लम्स बच्चों में देखे गए देखे हैं. गए हैं। So, any couple who is going for any fertility preservation before 40 is definitely better what we do after 40. So, ideally अगर आप फैमिली जल्दी नहीं प्लान कर रहे हैं तो मेल और फीमेल दोनों को एडवाइजेबल है कि वो अपने गैमीट्स को फ्रीज करें. नहीं, यू कैन ट्राई, ऐसा नहीं है कि ठीक है हो नहीं सकता है, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक दी व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी। यदि आज मेरी 25 पे जो मेरी कंसेप्शन रेट, इफ आई टॉक अबाउट द नेचुरल कंसेप्शन रेट इज अराउंड 15 to 20%, इट्स नॉट कि एवरी कपल विल ट्राई इन दिस एज क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग इज फाइन, आई विल कंसीव, इट्स नॉट लाइक दैट। विद एडवांसिंग एज इट कुड बी 5 to 7%। तो वी हैव टू जज कि ठीक है कि क्या मेरा एज के साथ डिक्लाइन हो रहा है, हाउ लॉन्ग आई वांट टू वेट, ऑल दीज पैरामीटर्स जो हैं उस बेसिस पे भी डिसाइड कि ठीक है क्या हो सकता है। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट्स क्या हैं जो अभी तक कभी सुने नहीं और काफ़ी अलग हैं? सरप्राइजिंग फैक्ट एक तो लाइक इट्स नॉट कि अनहर्ड है, बट ये होता है कि जैसे हम सीमेन एनालिसिस की बात करते हैं जो एक बेसिक टेस्ट है, जो कि हम बहुत सरप्राइजेस देखते हैं अपनी लैब में। यूजुअली वी से इट शुड बी डन एट अ गुड लैब, लाइक हम फर्टिलिटी लैब है, क्योंकि कई बार हमारे पास में पेशेंट आते हैं रिपोर्ट लेकर कि ये काउंट रिपोर्ट है, एंड वी सी अंडर द माइक्रोस्कोप एंड वी डोंट फाइंड एनी स्पर्म। Sometimes it happens. So basically जो बाहर labs हैं they are not accredited, they are not well versed. वहाँ पे जो technicians हैं जो report कर रहे हैं they are not basically technically andrologist जो daily day in day out सिर्फ सीमन से डील कर रहे हैं. So basically उनका जो रिपोर्ट है वो उतना authenticated नहीं होता. So we always tell the patient कि अगर सीमन एनालिसिस कराना है तो एक प्रॉपर फर्टिलिटी लैब से होना चाहिए. एक प्रॉपर लैब से होना चाहिए, बिकॉज वी हैव सीन दीज सरप्राइजेस जहाँ पे उसको एक एक्सपर्ट कमेंट करे कि भाई हाउ आर दे. सो जो WHO क्राइटेरियाज हैं 2020 दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन सीमेन कि भाई कितना उसमें हमारा काउंट होना चाहिए, कितनी हमारी उसमें मोटिलिटी होनी चाहिए, कितनी हमारी उसकी मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए. जब वो सारे सर्टेन पैरामीटर्स को मीट करता है तब हम उसको बोलते हैं कि इट इज़ अ नॉर्मोजूस्पर्मिया, इट इज़ अ नॉर्मल सीमेन सैम्पल. बट अगर उसमें से कोई एक भी पैरामीटर मीट नहीं होता है तो अकॉर्डिंगली उसको ग्रेड किया जाता है. एंड अनफॉर्चुनेटली मतलब मेल्स को ऐसा लगता है कि प्रोबेबली मेल इनफर्टिलिटी इशूज़ इतने नहीं हैं, बट स्टिल वी से कि 35 to 40% मेल इनफर्टिलिटी इशूज़ वी सी इन आर डेली डे इन डे लाइफ OPD. बट फॉर्चुनेटली जो मेल्स हैं दे आर ब्लेस्ड बिकॉज सीमन के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं. सो इवन विद द लो काउंट दे कैन बी ट्रीटेड ईजिली. सो अगर आप टाइम से एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो विद नॉर्मल सिचुएशंस भी इन चीज़ों को टैकल किया जा सकता है. It's not necessary that you have to go to some advanced treatment. That is the one thing which we patients के बहुत सारे मिथ हैं. बाकी तो IVF को लेकर लोगों को ये लगता है कि probably IVF किसी भी एज में कर सकते हैं. So ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी एज में IVF को किया जा सकता है. The better outcome is early. जितनी जल्दी आप एक स्पेशलिस्ट को विजिट करेंगे, जितनी जल्दी आप प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आएंगे, उतना बेटर रॉ मटेरियल हमें मिलेगा ट्रीट करने के लिए. मे बी वी कैन गिव यू द बेटर रिजल्ट्स. सो ऐसा नहीं है कि इन टर्म्स को आप मतलब बिकॉज कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ IVF होगा, इस डर से वो लोग अपना एज खो देते हैं बाय द टाइम दे रीच अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. बट अनफॉर्चुनेटली IVF करने के लिए भी जितनी एज बेटर होगी उतना उसका आउटकम बेटर होगा. सो एज इज़ द प्राइमरी पैरामीटर फॉर अस टू डू द ट्रीटमेंट. और भी बहुत सारे मिथ्स हैं. पीपल कम टू अस, पीपल से कि IVF में ऐसा तो नहीं है कि आपने एग्स कहीं और से ले लिए, स्पर्म्स कहीं और से ले लिए और बच्चा हमारा बायोलॉजिकल है ही नहीं और हमें पता ही नहीं है. वो एक मूवी भी आई थी आई गेस, गुड न्यूज़. यस, तो जहाँ पे एक्सचेंजिंग ऑफ स्पर्म्स हो जाते हैं एंड पॉसिबिलिटीज होती हैं उसकी. सो 99.99% नहीं होता ऐसा. ठीक है. सो यूजुअली ऐसे ग्लिचेस नहीं होते क्योंकि इसको चेक करने के लिए वेरियस स्टेप्स पे क्रॉस चेक किया जाता है. जब पेशेंट एंटर हो रहा है तब उसका नाम और ID नंबर जनरेट कर दिया जाता है व्हेनेवर दे कम फॉर द फर्स्ट मीटिंग टू द डॉक्टर.
तभी उनका एक आईडी क्रिएट हो जाता है फॉर द मेल एंड फीमेल बोथ, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेशेंट खाली फीमेल नहीं है, हमारे यहाँ पे कपल पेशेंट है. सो वी क्रिएट द आईडीज फॉर बोथ द कपल में दोनों का आईडी क्रिएट होता है, दोनों की वेरिफिकेशन होती है एट एवरी स्टेप. जब भी अगर कोई प्रोसीजर होता है तो वो वेरिफिकेशन रिसेप्शन से लेकर लैब तक 6 बार उसको चेक किया जाएगा कि भाई हर जगह पे वो चीज़ कपल ही बिलोंग कर रहा है. उनके आईडी नंबर से लेकर उसका नाम, उनके हस्बैंड का नाम, देयर एज. प्रॉपर विटनेसिंग होती है उस चीज़ के Okay. लिए. द पर्सन हु इज राइटिंग दिस, उसको भी इसको वेरीफाई करवाना है. देयर द मतलब विटनेस, दो उसका लोग क्रॉस सिग्नेचर चेक होता है. करेंगे, तो ऐसा नहीं वो होगा जो विटनेसिंग ऑन पेपर प्रॉपर होती है. तो देखिए देर आर अ वेरी लीस्ट चांसेस कि ये हो, ठीक है ना. तो ऐसा इज़ नॉट अ वेरी कॉमन थिंग, इट इज़ अ वेरी रेयर थिंग. ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये इजीली हो जाती है. मूवीज के बाद हमें बहुत लोगों ने क्रॉस क्वेश्चन इस बारे में किया था क्योंकि लोगों को कितना सबसे ये है कि easy- हम इस ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं कि हम्म. पता नहीं लोग बाहर से डाल देते होंगे, हमारा बच्चा भी नहीं है. आई मीन दीज आर द सो कॉमन विदाउट कपल नॉलेज ऐसा कुछ नहीं किया जाता. इफ यू रिक्वायर अ डोनर फॉर योर गेमीट, वो भी आपकी परमिशन से, आपके कहने के बाद ही विद लीगल चैनल होता है. ऐसे कोई मिक्सिंग ऑफ गेमीट्स नहीं होती विदाउट नोइंग यू. सो वो सब चीज़ें नहीं है. सो दीज आर द थिंग्स. फिर लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं कि ऑफकोर्स विच वी डिस्कस बिफोर कि आईवीएफ के बाद हम रेगुलर अपना काम नहीं कर सकते. तो ऐसा भी कुछ नहीं, आप डेली डे इन डे आउट Yeah. अपने वर्क को प्रोसीड नो कर नीड सकते ऑफ हो. 9 months रेस्ट. करेक्ट. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि 9 महीने में बेड रेस्ट ही रहना पड़ेगा. इट्स नॉट, इट्स आई मीन इट्स आफ्टर 2 to 3 months when the pregnancy is properly established, it's a natural pregnancy. It's like a normal pregnancy. लोगों को लगता है बेबीज एबनॉर्मल तो नहीं होंगे. इट्स नॉट कि जो नेचुरल प्रेगनेंसी में जो इंसिडेंसेस हैं एबनॉर्मल बेबी होने के, वो इसमें भी सेम सेम है. है. Okay. तो ऐसा नहीं है. इवन देर आर सम कंडीशन जिसमें हम कहेंगे कि इफ़ द उस कपल के प्रीवियस बच्चे किसी जेनेटिक प्रॉब्लम से डील हो रहे थे, या कपल में कोई जेनेटिक है, या कोई फैमिली में जेनेटिक इनहेरिटेंस किसी डिजीज़ को लेके चला आ रहा है, हम नहीं चाहते कि ये डिजीज़ मेरे बच्चों को भी आगे मिले. तो देयर इज़ अ साइंस अवेलेबल टू फाइंड इट, टू करेक्ट इट एंड टू उसको हम Have a PGS healthy बोलते baby. हैं. तो उसमें एम्ब्रियो बनने के बाद में उनको हम जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. उसमें से जो एबनॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं. द हेल्दी एम्ब्रियोज हैं उनको हम यूट्रस में प्लेस करते हैं. सो एटलीस्ट दे कैन हैव अ हेल्दी बेबी. तो दिस साइंस इज़ अवेलेबल. तो आप जिसमें कि एक जेनेटिक कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हो और एक हेल्दी बेबी. रिपीटेड मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है किसी की, या फिर कोई ऑफ कोर्स कोई जेनेटिकली एबनॉर्मल कोई प्रॉब्लम है किसी कपल में, तो वो नेचुरल कंसीविंग में एड्रेस नहीं हो सकती. बट आईवीएफ प्रेगनेंसीज में वो उसको प्रॉपरली चेक करके एम्ब्रियोज को तब इम्प्लांट किया जा सकता है. सो यू कैन लाइक उससे नॉर्मल एक हेल्दी बेबी आप अचीव कर सकते हो. फिर लोगों तो को लगता है हाँ, लोगों को लगता है कि प्रेगनेंसीज प्रेशियस हैं तो नॉर्मल डिलीवरीज नहीं होंगी. सो ऐसा भी कुछ नहीं है. इवन आफ्टर आईवीएफ प्रेगनेंसीज पीपल डिलीवर नॉर्मली आफ्टर 9 months. सो नथिंग लाइक दैट कि सिजेरियन होगा, हम पूरे 9 महीने लेटे रहेंगे, बहुत सारी दवाइयाँ चलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है. आफ्टर 2 months आपकी प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी दे आर सेम. वो एक ही तरीके से चलती है. एंड वन मोर थिंग जो लोगों का कॉमन क्वेश्चन है कि इसमें ट्विंस ही होते हैं हमेशा. लाइक आईवीएफ में दो बच्चे होते हैं, ट्विंस बेबीज होते हैं. यूजुअली हम लोग वही है कि वी मोर इंक्रीज अबाउट द सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कि ठीक है एक बच्चा डालें तो इस हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी करना इजी होता है. बट इफ़ वाइल अबाउट टॉक अबाउट द सक्सेस, तो जब हम 2 बेबीज़ डालते हैं तो सक्सेस हमारी बढ़ जाती है, 60-70% हो जाती है. 2 से ज़्यादा यूजुअली वी डोंट पुट एक्चुअली. तो 2 डालने के बाद में शायद ट्विनिंग का जो रिस्क होता है इट इज़ अराउंड 15-20% कि आपको 2 बच्चे प्लेस हो जाएंगे, कि 2 बच्चे आपके होंगे. उसमें थोड़ा रिस्क ज़रूर रहता है प्रेगनेंसी में कि जल्दी डिलीवरी का रिस्क होता है. बट इट्स नॉट कि हम हमेशा ट्विंस ही होंगे. इट कुड बी सिंगल और इट कुड बी ट्विंस ऑल्सो. ऑफ कोर्स नेचुरल से यदि मैं बात करती हूँ तो इंसिडेंसेस बढ़ते हैं. एक्चुअली हमें ट्विन बेबीज दिख जाते हैं तो वी अज्यूम कि ये शायद आईवीएफ बेबीज हैं. जो सिंगल बेबीज होते हैं वो लोग कई बार डिस्क्लोज नहीं करते हैं. बट यूजुअली आईवीएफ के प्रोसेस से भी सिंगल बेबीज ही ज़्यादा होते हैं. बट ऑफ कोर्स ट्विनिंग रेट नॉर्मल प्रेगनेंसी या नेचुरल प्रेगनेंसी से ज़्यादा होता है आईवीएफ के केसेस में.